अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं 2022 के, क्योंकि बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं हमारे पेपर के लिए। और बाकी अपलोड पूरा डॉक्यूमेंट होगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सेक्शन बी और सेक्शन सी फॉर योर प्रैक्टिस। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? इसमें से कौन सा यूनिट लेंथ का नहीं है, यानी लेंथ के अलावा वाला यूनिट देखना है कौन सा लेंथ का यूनिट नहीं है। सो एंगस्ट्रॉम 10 रेस टू दी पावर -10 मीटर के बराबर होता है, लेंथ का यूनिट है। लाइट एयर भी एक यूनिट है लेंथ का, और ये शो करता है कि इस लाइट वैक्यूम में, स्पेस में एक साल के अंदर कितना फासला तय करती है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है, जो ऑप्शन जो है, अच्छा माइक्रोन हम पढ़ते नहीं हैं तो चलो मैं उसकी मिसाल भी नहीं देता, लेकिन हाँ मैं मिसाल दूंगा आपको रेडियन की। रेडियन लेंथ का यूनिट नहीं है, रेडियन जो है ना वो एंगल का यूनिट है, ठीक है ना। 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के, जो जाहिर करता है कि ये लेंथ का यूनिट नहीं है, बल्कि यह है एंगल ऑफ, यह है यूनिट ऑफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस। जो नेट टॉर्क होती है जो किसी बॉडी के ऊपर लगती है, वो क्या डिटरमाइन करती है? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट आर्म या फोर्स। तो याद रखिए, जो किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स होता है वो डिटरमाइन करता है लीनियर एक्सेलरेशन को, क्योंकि नेट फोर्स जो है उसका ताल्लुक होता है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, F=m। और इसी तरीके से जो नेट टॉर्क अप्लाई होता है किसी बॉडी के ऊपर, वो जाहिर करता है उस बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ही मालूम किया जा सकता है नेट टॉर्क की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर आर नॉट द सेम। जो डायमेंशन है इन पेयर्स की वो सेम नहीं है, ये हमें बताना है। वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की डायमेंशन होती है mlt-2। एनर्जी चाहे आप काइनेटिक की निकालो चाहे पोटेंशियल की निकालो, डायमेंशन होती है ml²t-2, ml²t-2। एज इट इज़ वर्क की भी यही डायमेंशन है और टॉर्क की भी यही डायमेंशन है ml²t-2। ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स, इम्पल्स भी खुद चेंज ऑफ मोमेंटम को शो करता है, तो चेंज है जो भी हो। मोमेंटम की डायमेंशन कितनी है? मोमेंटम की डायमेंशन होती है mlt-1, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स की भी वही डायमेंशन होती है mlt-1। पर यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये वो है जो जिनकी डायमेंशन सेम नहीं होती। मास की डायमेंशन आपको पता है m होती है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसे हम आई से, ये जो है ना आई से शो करते हैं, वो बराबर होता है mr² के, और इस वजह से इसकी डायमेंशन होती है ml²। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जिस पे जो रेंज होती है किसी प्रोजेक्टाइल की, वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फाइनली आप याद रख लेना कि यही आंसर होता है, लेकिन मालूम होना चाहिए। गिवन ये है कि जो रेंज है वो बराबर है एच मैक्स के, ठीक है ना, और रेंज नॉर्मल है। रेंज का फॉर्मूला होता है v0² साइन 2θ/g। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है v0² साइन θ/2g। क्या क्या कैंसिल हुआ यहाँ पर? v0² से v0² कैंसिल, g से g कैंसिल, जो बचा वो लिखो। साइन 2θ का फॉर्मूला ओपन करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी sin² थीटा और ओवर लिखा हुआ है 2। ठीक है, रीअरेंज करो। उससे पहले एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर जाके डिवाइड हो गया और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जार हो जाएगा 4। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, और ये आगे इक्वल टू 4। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करना है, 10 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4।
टेन इनवर्स 4 जो भी आंसर आता है वो जाहिर करता है कि जो इस एंगल पर रेंज होगी और जो एच मैक्स होगा वो बराबर होगा। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास टेन इनवर्स 4 के बराबर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स फॉर विच वर्क डन इज जीरो। इसमें से कौन सी फोर्स है जिसका वर्क डन जीरो होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है और वो वर्क डन करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कराती है। इलास्टिक फोर्स भी वर्क डन कर सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी वर्क कर सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखिए जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, इस तरीके से बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है ना, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो लग रही होती है टुवर्ड्स सेंटर, और जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही होती है वो इस तरीके से हो रही होती है, जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। दोनों के दरमियान का एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्रीज। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W बराबर होता है F डॉट एस, यह बनता है एफ एस कॉस थीटा। अगर मैं एंगल पुट करता हूँ, फोर्स चाहे जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे जो भी हो, अगर मैं एंगल पुट करता हूँ 90, तो याद रखिए कॉस 90 डिग्रीज बराबर होता है ज़ीरो के। इस वजह से आंसर आ जाएगा ज़ीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उस वक्त वर्क डन नहीं होता, और सेंट्रीपिटल फोर्स में तो यही सिचुएशन आ रही है। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वर्क डन ज़ीरो होता है, बाकी सब वर्क डन करने की सलाहियत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ वर्क इज डन एट एनी रेट, वेरिएबल रेट, यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट के ऊपर काम किया जाता है तो जो एवरेज पावर होती है और जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है दोनों बराबर हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी कि हर लम्हे वाली जो पावर होती है और जो एवरेज होती है इक्वल हो जाती है एट यूनिफॉर्म रेट। और ये बात जो है वो सिर्फ पावर में काम नहीं करती है, बल्कि ये एक्सेलरेशन में भी काम करती है और वेलोसिटी में भी काम करती है। अगर एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो बराबर होते हैं दोनों जब वो होता है एट यूनिफॉर्म रेट पर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपको रिलेशन समझना पड़ेगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, तभी ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो पाएगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय m कराएं तो ये हो जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा m² और v²। m² v² का मतलब हो गया mv होता है मोमेंटम, तो 1/2m ये बराबर हो जाएगा मोमेंटम के स्क्वायर के। mv मोमेंटम होता है ना, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है उसमें आप ये बात देख सकते हो कि यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन में सबका मोमेंटम सेम है, इसका मतलब सिर्फ मास का अपने वेरिएंस देखना है। मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इनवर्स रिलेशन है मास का काइनेटिक एनर्जी के साथ, अगर 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 मोमेंटम बराबर है तो। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट है वो यही है, इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा, सबसे कम मास है इसका, और सबसे ज़्यादा जो मास है इन सब के अंदर वो अल्फ़ा पार्टिकल का है। अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है तकरीबन 4 टाइम्स प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में तकरीबन बराबर होते हैं। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ जिसका मास सबसे कम होगा, और सबसे कम मास किसका है? सबसे कम मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ही होगी, अगर तो मोमेंटम सेम है तो। 5 6 7, ये 7 हो गया। अब बारी आ गई 8 की। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, जो स्लोप होता है वर्क और टाइम के ग्राफ का वो क्या कहलाता है? वो पावर कहलाता है। वर्क और टाइम के दरमियान में जब भी, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब स्लोप यहाँ पर आ रहा है वर्क टाइम ग्राफ का, तो स्लोप ऑफ वर्क यानी कि चेंज ऑफ वर्क डिवाइड बाय टाइम, और चेंज ऑफ वर्क डिवाइड बाय टाइम पावर के बराबर होता है। तो स्लोप जो है बेसिकली एक चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चीज़ होता है। तो चेंज ऑफ वर्क डिवाइड बाय टाइम बेसिकली पावर के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नंबर यहाँ पे मिटे हुए, बहरहाल मैं देखता जा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ लूँगा, आप लोग देख लेना। When a body is drilled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is supplied by। अगर एक ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है हॉरिजॉन्टल सर्किल में एक रस्सी की मदद से, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सप्लाई करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करता है, जाहिर सी बात है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आप घुमाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रस्सी से बांध के, तो जो टेंशन होती है रस्सी के अंदर वही प्रोवाइड होती है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, पता नहीं क्या है, 9 वाइन हुआ है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल सबस्टेंड एंड इक्वल एंगल। जो सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का वो बराबर का एंगल बनाता है, कितना? पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, 4 पाई रेडियंस या 6 पाई रेडियंस। कितने पाई रेडियन बनाता है? जब ये बन जाता है सर्कमफेरेंस पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितने डिग्रीज होता है? ये होता है 360 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन हो जाएगा हमारा आंसर। द एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ इन रेडियन पर सेकेंड इज। जो एंगुलर स्पीड होती है अर्थ के मोशन की वो कितनी होती है वो हमें बताना है। तो एंगुलर स्पीड जो है बेसिकली बराबर होती है कितना एंगल बनता है और कितना टाइम में बनता है। तो हमें मालूम है कि अर्थ अपना एक रोटेशन यानी कि जो एंगल है 2 पाई रेडियन वो कितनी देर में मुकम्मल करती है? वो मुकम्मल करती है 86,400 सेकेंड्स में। तो बेसिकली हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा। एंगुलर स्पीड कितना एंगल बना, कितने टाइम में बना। अर्थ अपना एक स्पिन मोशन मुकम्मल करती है एक दिन के अंदर ना, एक दिन में होते हैं इतने सेकंड, और टाइम तो मैंने लिख दिया, और कितना एंगल बन जाता है एक रोटेशन का, मतलब 2 पाई। सो 2 पाई डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ये तीनों तो आंसर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, 7.3 एक्सपोनेंट -5 आना चाहिए। और आप कैलकुलेटर से देख भी लेना, आंसर इतना ही आएगा 7.3 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डैश रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, काइनेटिक चेंज होती रहती है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होता है, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर जो फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है उसके मुताबिक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ SHM। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर इज कंसिडर्ड फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन? इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन ने कहा था कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है थ्रू एयर वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बट लैप्लास ने यही करेक्शन की थी कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है एंड इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, साइलेंट जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू। साइलेंट जोन कौन सा जोन होता है कि जहाँ पर साउंड नहीं पहुँच पाता? अक्सर कंसर्ट्स वगैरह में अगर इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता तो एक ऐसा पॉइंट नज़र आता है जहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँच पाती है, हालांकि इर्द गिर्द पहुँच रही होती है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो जो दो वेव्स होती हैं साउंड की मुख्तलिफ जगहों से जो आ रही होती हैं रिफ्लेक्ट होके वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन 15, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, टकरा कर वापस आ सकती हैं, जैसे कि पानी की, जैसे कि रस्सी वाली वेव्स। रिफ्रैक्ट कर सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिल्कुल कर सकती हैं। लाइट रिफ्रैक्ट करती है और लाइट खुद एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, सॉरी 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 गलत एग्जाम्पल दे दी, लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन कर सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल हो गई हमारे पास साउंड वेव। साउंड रिफ्लेक्ट कर सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, बट पोलराइजेशन नहीं हो सकता। पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन जो है ये ट्रांसवर्स वेव कर सकती हैं, साउंड वेव नहीं कर सकती हैं। ट्रांसवर्स कर सकती हैं, लाइट कर सकती है, स्ट्रिंग में बनने वाली वेव्स कर सकती हैं। इट इज़ ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। 16, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर, कहाँ गया, लैम्डा एल ओवर 2d, कहाँ गया, लैम्डा एल ओवर, ये आ गया 2d लैम्डा ओवर एल, ये आ गया लैम्डा d ओवर एल, ये आ गया 2 लैम्डा एल ओवर d, और ये आ गया लैम्डा एल ओवर d। करेक्ट आंसर यही है,
बराबर होता है लेमडा एल ओवर डी के, जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से शो करते हैं. 17 if convex lens of large aperture fails to converge light incident on it on a single point होगा set to suffer from spherical aberration. जब लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे जमा नहीं हो पाती ड्यू टू लार्ज अपर्चर, या आप ये कह लो इस वजह से कि जो लाइट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर से पास होती हैं. इस तरीके से अगर पास हो रही होती हैं तो ये करीब वाली रेस तो एक पॉइंट पे आके जमा हो जाती हैं, ये फोकस होता है. बट जो बहुत ज़्यादा कॉर्नर से जाती हैं वो थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाती हैं. ये इसके स्फेरिकल शेप की वजह से होता है, इसे कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन. क्वेश्चन नंबर 18, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है. वेव फ्रंट बनता ही तब है जब हम उन तमाम पॉइंट्स को मिलाते हैं जिनमें सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है, चाहे क्रस्ट हो चाहे ट्रफ हो. 19, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड. माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ज़रिए हम क्या चीज़ मालूम करते हैं? हम मालूम करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट. सही है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम करते हैं ना. एम लेमडा ओवर 2 के बराबर होता है जब हम मूव कराते हैं मूवेबल मिरर और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को, तो वेवलेंथ मालूम करते हैं इसकी मदद से. क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 and 8 एक्टिंग एट राइट एंगल इज. अगर दोनों फोर्सेस राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इससे हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा. ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 64 आ जाएगा और 6 के लिए 36 आ जाएगा. ये हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 10 के. इनका आंसर आएगा 10 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन साउंड वेव्स एंटर इन डिफरेंट मीडियम द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज. कौन सी क्वांटिटी होती है जो कि अनचेंज रहती है? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, बाकी सब चेंज हो जाते हैं. स्पीड चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. Question number 12, if the object is 5 centimeter from the lens of simple microscope then its magnifying power will be. तो कितनी होगी उसकी मैग्नीफिकेशन, ये हमें मालूम करनी है. अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं 5 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर, तो देखिए जो मैग्नीफिकेशन है उसका एक फार्मूला है और वो हम ड्राइव करते हैं तब जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन चल रही होती है. m बराबर होता है d ओवर p के, अगर ये है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना. तो ऑब्जेक्ट ये जो d है 25 सेंटीमीटर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर. तो जो मैग्नीफिकेशन है वो 5 होगी इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप. तो बेसिकली वो ऐसा क्यों करता है? जब भी कोई एथलीट लॉन्ग जंप कर रहा होता है तो उससे पहले थोड़ा सा भागता है. ऐसा करके वो बढ़ाता है अपने मोमेंटम को, ठीक है ना, ताकि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो दूर तक जंप कर सकता है. इनर्शिया नहीं बढ़ाता. इनर्शिया जो है इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास. दूर जाने से मास तो बढ़ा नहीं सकते, ना ही कम कर सकते, बेसिकली मोमेंटम को बढ़ा या कम कर सकते हैं. दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 24, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान में कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, रिलेशन इजीली बन जाएगा. है क्या क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट. ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एच मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. ठीक है, ये हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला है. जबकि हमारे पास जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी. ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा. कैसे बनाना पड़ेगा? बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है ना, ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, और हम 2g लिख सकते हैं. ठीक है, फिर अभी हमें एक और काम करना है. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा तो आ ही गया है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा g मल्टीप्लाई में और 2 हो जाएगा जाके डिवाइड. तो वी नॉट साइन थीटा बेसिकली बराबर आ जाएगा किसके, जी टी ओवर 2 के. तो हम इधर पुट करेंगे वैल्यू जी टी डिवाइडेड बाय 2 और इसका हम करेंगे स्क्वायर और ओवर लिखा हुआ है 2g. तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आंसर आएगा g का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर ओवर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ठीक है, और नीचे पहले से 2 लिखा हुआ है और g लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई कर लो.
एक जी से एक जी कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 2 8 और ऊपर ही बचेगा जी। ठीक है, नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 बच रहा है। तो जी टी स्क्वायर ओवर 8 बराबर आएगा एच मैक्स के। एच मैक्स इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 8, जी टी स्क्वायर ओवर 8 दिस वन। Question number 25. If a body is revolving xy plane clockwise, the direction of angular velocity will be along the direction of, अगर तो वो रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की वो कौन से एक्सिस में होगी। तो राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करो भाई। देखो जैसे मैंने ये थंब बनाया ना, ओ सॉरी, जैसे कि मैंने ये बनाया है सर्कल, आप अपनी जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को कर्ल कर लो इसी की डायरेक्शन में, तो आपको जो नज़र आएगा आपका थंब वो स्क्रीन की तरफ, अंदर की तरफ इशारा करते हुए नज़र आएगा। जब स्क्रीन के अंदर की तरफ इशारा करते हुए नज़र आएगा तो ये जाहिर करता है कि ये जो डायरेक्शन है वो है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता तो अगर आप रिवॉल्व करते तो फिर आप देखते कि थंब जो है वो बाहर की तरफ आता है स्क्रीन के, तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाता है। 26. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड। वही 2 पाई रेडियन बनाती है जो मिनट की सुई होती है घड़ी के अंदर, और कितनी देर में बनाती है, उसका एक राउंड मुकम्मल होता है मिनट वाली सुई का, 1 घंटे के बाद मुकम्मल होता है मिनट वाली सुई का, और रेडियन पर सेकंड में बनाते हैं। 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकंड। सही है, तो ये हो गया टाइम जब उसने पूरा एक राउंड मुकम्मल करा, और कैंसिल हुआ 2 1 2 और 2 1800 पाई ओवर 1800 दिस वन। क्वेश्चन नंबर 27. 34.4 रेडियन कितने रेवोल्यूशंस के बराबर है, ये मालूम करना है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं 2 पाई रेडियन, और बेसिकली अब हमें रेडियन में कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने 34.4 को डिवाइड कराना है 2 पाई से, पाई यानी कि 3.14 यानी कि 6.28 हो जाएगा। 34.4 डिवाइड बाय 6.28, ठीक है, 34 5.4 रेवोल्यूशंस की, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 5.5 आ जाएगा। यह हो गए हमारे क्वेश्चन 26 हो चुके हैं, 27 हो गए, 28 पर आ जाते हैं। Question 28. If a projectile is thrown horizontally with a speed of 40 meter per second from a height of 100 meter, the time it required to reach the ground would be, कितना टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है, कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है इस तरीके से। ठीक है, और कितनी स्पीड दी मैंने, वी नॉट एक्स कितना दिया है, वी नॉट एक्स मैंने दिया है उसको 40 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये है कि कितनी देर हवा में रहेगा, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब कंडीशन ये है कि वी नॉट वाई स्टार्टिंग वाला 0 है क्योंकि सिर्फ वी नॉट एक्स है, और हाइट हमें गिवन है, हाइट बराबर है 100 मीटर के। ठीक है, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड इक्वेशन से लग रहा है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। एस एच बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। एच है 100, इनिशियल वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 है, टाइम कैलकुलेट करना है 1/2। जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा हमारे पास 9.8, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है 0 इंटू टी, 0 हो गया, ये हो गया इस तरीके से, 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9, साथ में आ जाएगा टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 4.9, ये आ जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर 20.4, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 5.4 सेकेंड के, तो सॉरी 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। आप करेक्ट आंसर ढूंढ लो बस, और क्या, 4.5 सेकेंड। 29. द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन इज, प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होती है, याद रखिए वर्टिकल एक्सेलरेशन तो 9.8 होती है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इट मींस एक्सेलरेशन 0 होगा। Question number 30. If two bodies having mass 3m and m connected by a string which passes over pulley in such a way that the bodies are hang vertically, acceleration कितना होगा।
तो जो टेंशन का पहला वाला केस है ना वो है ये, उसमें एक्सेलरेशन बराबर होता है m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय होता है g। तो सॉल्व कर लेते हैं, g को उन्होंने सॉल्व किया नहीं है तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 हो जाएगा 3m माइनस m, ये हो जाएगा 2m, और नीचे लिखा हुआ है m प्लस m, तो 3m प्लस m ये हो जाएगा 4m, साथ में रहेगा g, m से m कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2g, यानी कि g over 2। 31 2i क्रॉस 4j, क्रॉस प्रोडक्ट में i को j से मल्टीप्लाई करना है, तो i को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो i क्रॉस j बराबर आता है k के। ये बात तो सही है, तो k तो आएगा ही आएगा, यानी कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और 2 4 ज़ार 8, तो प्लस का 8k आएगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा होगा, 2 होगा ये। द एंगल बिटवीन 2i एंड 3j वुड बी, 2i और 3j के दरमियान में एंगल कितने डिग्रीज होगा, 90 डिग्रीज होगा। हमें कैसे पता, 2 हो के 3 हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, i होता है इन x एक्सिस और j होता है इन y एक्सिस, तो पक्का है दोनों के दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज होगा। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 33, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है, उसके एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये इनमें से कोई नहीं। लीनियर वेलोसिटी में आप देखते हो v बराबर होता है p बराबर होता है mv के, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है यानी कि ओमेगा होता है, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा एंगुलर मोमेंटम भी होता है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल। ठीक है भाई, ये बाकी डाउनलोड कर लेना, उसमें से मिल जाएगा, और कुछ छोटी मोटी बात पूछनी हो जो कमेंट में बताई जा सकती हो तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। दैट इज़ इट, आई होप दिस पेपर विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन, इन योर प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।